वेलकम बैक टू जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो आज से जो है हम लोग एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होंगे अभी आपके जो शेड्यूल्ड है बेसिकली अप्रैल मई में, ठीक है, अप्रैल मई के आसपास में जो सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस का जो एग्ज़ाम्स होने हैं मई और जून के बीच में जो भी हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, उनको लगाएंगे। और ये एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और इसके लिए जो टाइमिंग रहती है वो कितनी रहती है, 60 मिनट, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस। तो इसमें आपका रीजनिंग आता है, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड आता है, ठीक, और इंग्लिश आती है आपकी, और जीएस आती है। तो हम जो है इसमें इस वाले पार्ट में हमारे जो टेस्ट सीरीज ये प्रैक्टिस सेट है बेसिकली, इसमें हम क्या करेंगे, जो जीएस का पार्ट है, जीएस या जीके आप जो भी कह रहे हैं इसे, ठीक है, उसका जो पार्ट है उसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हर सेक्शन जो है कितने मार्क्स का रहता है, 25 मार्क्स का, ठीक है, और 25 क्वेश्चन भी रहते हैं। तो हम 25 मार्क्स के लिए फाइट करेंगे यहाँ पर, ताकि आपकी जो 25 में से 25 मार्क्स हैं वो आप इजीली ग्रैप्स कर सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज, ठीक है। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है बेसिकली, जब आपका सत्र मतलब जो आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, ये आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो वो जब सत्र में ना हो, उसका सेशन ना चल रहा हो, ठीक है, उस टाइम पर अगर जो कोई कानून लाना है तो राष्ट्रपति या गवर्नर, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है उस कंसर्न स्टेट के, वो क्या है, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए होता है मैक्सिमम। तो देखिए वैसे तो हम बात करें तो वो 6 महीने के लिए होता है, बट एक्चुअली क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 मंथ 6 वीक होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब ऑर्डिनेंस मान लीजिए लाया गया तो उसको 6 महीने तक तो रखा जा सकता है, उसके बाद अगर जो जो सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, उसको लगता है कि जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा लाया गया है उसको हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है, तो तो फिर जो है उसको विद इन 6 वीक जब उनका सेशन चालू होगा, उसको क्या कर देना पड़ता है, लॉ के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब उसके लिए एक विधेयक लाया जाता है जो पार्लियामेंट है या विधायिका है आपकी, ठीक है, वहाँ पर, ताकि वो ऑर्डिनेंस जो है वो कानून बन सके। अदरवाइज अगर जो नहीं लाया जाता है तो वो जो आपका ऑर्डिनेंस है वो क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, वो सिर्फ उतने 6 महीने के लिए रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। बट जो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कितने टाइम के लिए रहता है मैक्सिमम, तो वो रहता है 6 मंथ 6 वीक तक के लिए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एक तो नाम आया प्रेसिडेंट का, ठीक है, और एक आया गवर्नर का, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं कौन से आर्टिकल्स के तहत, 123 आर्टिकल नंबर 123। अब देखिए गवर्नर की बात आएगी तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर देना है इसको, 213 213, मतलब दो को इधर कर दो इधर कर दो तो ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो 213 के तहत गवर्नर इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, और जो प्रेसिडेंट है 123 के तहत, ठीक है। और प्रेसिडेंट्स को कौन सी पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, जो भी संसद है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो हमने शुरू किया है एसएससी के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सत्य शोधक समाज जो है वो क्यों बनाया गया, ठीक है, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया। इसका तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, वो था एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एंटी कास्ट मूवमेंट, ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि देखिए क्या था कि इसमें जो ब्राह्मण कम्युनिटी वो क्या थी, डोमेन में थी, और बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ थी वो क्या थी, वो उसके अंडर आती थी, मतलब उनको निचला समझा जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, एक इनइक्वालिटी की भावनाएं, और इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ी हुई थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, ठीक है। और इसे शुरू किसने किया था, शुरू किया था इसे ज्योतिबा ज्योतिबा फूले ने, ठीक है, इन्हें शुरू किया था। और इनकी जो कुछ ज्योतिबा फुले की जी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे सत्य धर्म जो है एक बुक है इनकी, ठीक है, गुलाबगिरी, ये दो बुक्स इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्य धर्म और गुलाबगिरी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था आपका सत्य शोधक समाज, इसको किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए इन महाराष्ट्र स्पेसिफिकली, ठीक है।
इसे शुरू किया था ज्योतिबा फूले जी ने। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर मेजरिंग बीओडी शुड बी मेंटेन्ड एट। ठीक है, तो अब भी देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है बीओडी। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आ सकता है ये कि फुल फॉर्म ऑफ बीओडी क्या होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इज मेंटेन्ड एट। जब देखिए इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए बीओडी होता क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, आप ऐसे समझ लीजिए ऑर्गेनिक मैटर है पानी में गया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है वाटर के अंदर गया, तो वाटर में जाने के बाद उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने में, टूटने में जो ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को कहते हैं बीओडी बेसिकली, ताकि वो ब्रेक डाउन करके उसको खत्म कर सके। अगर जो पॉल्यूशन ज़्यादा है तो बीओडी की, अगर जो पॉल्यूशन आपका, इसका एक रिलेशन है पॉल्यूशन के साथ में, पॉल्यूशन अगर जो हाई है तो बीओडी की जो डिमांड है पानी के अंदर वो क्या है? बढ़ जाएगी। भाई देखो जितना पॉल्यूशन आप डालते रहोगे उतना क्या है, उसको ऑक्सीजन चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर जो कम होगा तो क्या है, वो एक स्टैग्नेशन कंडीशन आ जाएगी, जिससे क्या है वो जो पॉल्यूशन है वो वहीं का वहीं बना रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान वॉज रिपीटेड एज अकबर ऑफ कश्मीर। देखिए अकबर ऑफ कश्मीर किस सुल्तान को कहा जाता था? तो वो था सुल्तान शमशुद्दीन नहीं, सुल्तान जैनुल्लाह अब्दीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। कश्मीर का जो अकबर है वो किसे कहा जाता था? सुल्तान नजूल जैनुल अब्दीन को। ठीक है, और यहाँ पर जो है राज तरंगिनी जो बुक है एक, ठीक है, कश्मीर की बात आ रही है तो हम बात करते हैं, एक बुक है हमारी राज तरंगिनी। ठीक है, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है, और इसे लिखा था राज तरंगी को किसने? कलहन ने। ठीक है, कलहन ने लिखा था। ठीक है, और किस लैंग्वेज में? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में कलहन ने इस बुक को लिखा था। तो जो क्वेश्चन था अकबर, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? वो है सुल्तान जैनुल अब्दीन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट मिनट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड रडार। ठीक है, रडार को किसने आविष्कार या खोजा बेसिकली, है ना? तो रडार का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है रडार का। तो इसको फाइंड किया था, डिस्कवर किया था एच टेलर और लियोसी योंग ने। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अभी यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है आपका विल्मन के रियोटगेन। ठीक है, ये जो सेकंड नेम है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ये इन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरे के बारे में। जो एक्सरे है ये आपका मोबाइल फ़ोन एक्सरे की खोज इन्होंने की, और जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल का जो बात करी, वो किसने खोज की थी? मार्टिन कुकर ने, कुक ने सॉरी, मार्टिन कुक ने खोज की थी, किसकी? डिस्कवर किया था मोबाइल का। ठीक है, और जो यहाँ पर है पीटी फांसहॉन्थ फांसवर्थ। ठीक है, पीटी फांसवर्थ, इन्होंने पहला टीवी, जो टेलीविज़न है बेसिकली, हम जो टीवी देखते हैं घरों में, उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था रडार का वो किसने खोजा? ए एच टेलर और लियोसी योंग ने। चलिए फिर बात करते हैं, जस्ट मिनट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943। अब ये दो बार लिख गया है, इसे हटा दीजिए। जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो अस्तित्व में आई कब? 1943 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कहाँ पर आई ये पूछा गया है। ये आई थी आपकी सिंगापुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सिंगापुर। एक्चुअली आईएनए जो है इंडियन नेशनल आर्मी, ये बन तो गई थी 1942 में। ठीक है, और इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था, स्टार्ट किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, और उसके बाद इसका सारा कार्यभार जो है वो किसको सौंप दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, 1943 के अंतर्गत। ठीक, और इसके अंतर्गत जो आईएनए थी आपकी, इसके अंदर 4 विंग्स थी बेसिकली।
कौन सी? 4 फोर्सेस थी बेसिकली, 4 फोर्सेस थी, फोर्सेस कितनी? 4। तो पहली थी आपकी सुभाष नाम से एक फोर्स थी, दूसरी थी गांधी फोर्स, तीसरी थी आपकी नेहरू फोर्स, और चौथी थी आपकी झांसी झांसी फोर्स। ठीक है, तो ये झांसी फोर्स जो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित नहीं है, ये झांसी फोर्स है किसकी? आईएनए की पार्ट। तो झांसी फोर्स में एक महिला थी जो कमांडर थी, मतलब जिनके नेतृत्व में ये फोर्स चलती थी, तो उनका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी, काफ़ी नाम आपने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि लक्ष्मी नाम की जो महिला ब्रिगेड की जो कप्तान थी, झांसी ब्रिगेड की जो कप्तान थी, वो कौन थी? लक्ष्मी थी। ठीक है, फीमेल विंग की जो कमांडर थी। ठीक है, और इन्होंने जो सबसे पहले जिस चीज़ को आज़ाद कराया, जिस पार्ट को आज़ाद कराया, वो था आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना आपका, उसको आज़ाद कराया। तो इन्होंने अंडमान को क्या कहा? अंडमान का नाम रखा गया शहीद, ठीक है, नहीं स्वराज, सॉरी, ठीक है, और निकोबार को कहा गया स्वराज, शहीद और स्वराज। ठीक है, इन दोनों को आज़ाद कराया था, आज़ाद हिंद फौज के द्वारा आज़ाद कराया गया थ्रू ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था आपका, इंडियन नेशनल आर्मी जो एग्जिस्ट करती है वो कहाँ करती है? उन्होंने 1943 में सिंगापुर के अंदर, और इसे शुरू किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस हैज़ अ कॉल्ड एज अ स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किस गैस को कहते हैं? देखिए, स्ट्रेंजर गैस होती है आपकी जिनॉन। ठीक है, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54। कितना? एटॉमिक नंबर 54 होता है। ठीक है, और भी स्ट्रेंजर गैसेस होती हैं, जैसे आपकी रेडॉन हो गई, हीलियम है, क्रिप्टन है, या नियॉन है। ठीक है, ये सारी क्या है? नोबल गैसेस भी हैं और स्ट्रेंजर गैसेस भी कहलाती हैं आपकी। ठीक, क्योंकि देखिए ये क्यों होती है? क्योंकि इनमें कोई क्या होता है? ऑर्डरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, एक तो कलरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। ठीक है, और नॉन इन्फ्लेमेबल होती है। नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब इसमें ज्वलनशीलता नहीं होती है, आग नहीं पकड़ती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई जिनॉन और ये आपकी नोबल गैसेस के बारे में बात। ठीक, यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, जस्ट मिनट, फिर हम बात करते हैं एक आर्गन की, आर्गन की। ठीक है, आर्गन, ठीक है, आर्गन भी आपका स्ट्रेंजर गैस में आता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो सबसे ज़्यादा अर्थ पे पाया जाता है वो होता है आपका आर्गन, और इसे कहाँ यूज़ करते हैं? बल्ब के अंदर, बल्ब जो है उसमें यूज़ किया जाता है। और जो आपकी यहाँ पे नियॉन गैसेस थी, ठीक है, नोबल गैसेस, उन्हें क्या कहते हैं? एक और नाम से जाना जाता है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो आपका नियॉन है, नियॉन, ठीक है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? डिस्चार्ज लाइट के अंदर। ठीक है, और जो आपका हीलियम है और ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपने जो देखे हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हीलियम को आप रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हम एक बात करते हैं क्रिप्टॉन की। जो क्रिप्टन है आपका, उसको माइनिंग लैंप में, माइनिंग लैंप जो माइनिंग आपने देखा होगा मूवीज़ में, कि जो माइनिंग करने जाते हैं तो वो अपने सर पर एक हेलमेट पहनते हैं जिसमें एक लाइट होती है। ठीक है, उसके अंदर क्रिप्टॉन यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2, उसको एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें थी, इन केमिकल कंपाउंड से लेकर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो जो स्ट्रेंजर गैस है कौन सी इनमें से? वो है आपकी सिनॉन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी लॉन्च्ड फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। गांधी जी ने जब भारत से वहाँ से वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने कौन सा जो है सत्याग्रह चालू किया? देखिए कब आए थे? 9 जनवरी को। इस दिन को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, तो ये आए तो इन्होंने सबसे पहला जो लॉन्च किया सत्याग्रह वो था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह के लिए इनको कौन लेकर गया था? कौन बुला के लेकर गया था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला इन्हें गांधी जी को इनवाइट किया था, बुलाया था कि आप आइए यहाँ पर सत्याग्रह करें, ताकि, और ये किसके अगेंस्ट था? ये था नील की खेती। ठीक है, जो नील की खेती होती थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट था। जो ब्रिटिशर्स जो है वो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे किसानों से, तो उसके खिलाफ ये सत्याग्रह किया गया, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह था जब वो वापस स्वदेश लौटे। ठीक है, अब यहाँ पर एक है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 के अंतर्गत। ठीक है, और इसी के टाइम पर, ठीक है, एक मार्च हुआ, फिर चलिए बारदोली हो गया, उसी के बाद ये हुआ 1930 में, कौन सा? दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं। ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल
1930 में, ठीक है, जिसमें लगभग 24 दिन का टाइम लगा था, 24 डेज का ट्रैवलिंग था कि भाई जिन्होंने शुरू कहाँ से हुआ, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में, वहाँ से लेके दांडी तक, ठीक है। और ये लगभग 289 किलोमीटर की जो है ट्रैवलिंग की गई, ठीक है, यात्रा थी ये पूरी, ठीक है। इसमें 79 लोग शामिल थे, जिसमें एक तो गांधी जी थे और बाकी 78 लोगों का एक जत्था था जो दांडी मार्च में शामिल था, ठीक है। और इसी टाइम पर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट भी देखने को मिला, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन भी आपका इसी टाइम पर चालू था, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये सब चल रही थी चीज़ें। फिर बात करते हैं चौरा चौरी मूवमेंट। ये चौरा चौरी कांड हुआ, ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मी जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, लोग थे, उनको जो है जो आपके इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने मार दिया, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या चल रहा था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो चल रहा था। तो गांधी जी ने उस मूवमेंट को क्या है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। कब, 12 फरवरी को। क्यों? क्योंकि ये जो हिंसक झड़पें हो गई जिसमें 12 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से गांधी जी क्या हो गए, थोड़ा सा खफा हो गए, या मतलब उनको आघात हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके साथ में उन्होंने इस मूवमेंट को, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसे बंद कर दिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था आपका करेक्ट आंसर है उसका चंपारण। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्करेज वाज शॉटेड बाय। देखिए जलियांवाला बाग जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसमें एक्चुअली 2 डायर है, ठीक है। एक है माइकल डायर, ठीक है, माइकल डायर है, माइकल डायर। देखिए ये जनरल डायर। तो जो ये जनरल डायर है, तो जब ये घटना हुई, ठीक है, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1919 के अंदर, ठीक है। अब ये हुई क्यों थी, पहले तो ये हम जान लेते हैं। जो रॉलेट एक्ट आया था इस टाइम पर, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट में ये था कि धारा जो 144 है, सेक्शन 144 इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें आप एक जगह पे 4-5 लोगों से ज़्यादा आप जमा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था, और इसमें क्या है, इसके विरोध में जो है पंजाब के जो एक लीडर थे, ठीक है, सत्यपाल सफरुद्दीन किचला, ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल सफरुद्दीन किचला, ठीक है। तो इनको क्या है, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, इसका विरोध करते हुए। अब अब इनको कैसे छुड़वाया जाए, इनकी रिहाई के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। वो कहाँ थी, जलियांवाला बाग में, ठीक है। और जलियांवाला बाग कहाँ है आपका, अमृतसर के अंदर। अमृतसर पंजाब बॉर्डर पर, पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक जिला है, ठीक है। तो उनको छुड़वाने के लिए जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर जो है जनरल डायर, ये आर्मी का एक ऑफिसर है, ठीक है, इसने गया और उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, जिसमें लगभग कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जब ये घटना हो गई तो उसके बाद क्या है, जो जनरल डायर था, आर्मी का जो सैनिक अधिकारी था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया, ठीक है, मतलब लंदन वापस बुला लिया गया। अब ये जो माइकल डायर है, दूसरा व्यक्ति, ठीक है, ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट में सेक्रेटरी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था हमारा कि जनरल डायर या फिर जो भी डायर, आप डायर ले रहे हैं तो डायर को किसने मारा है ना। तो इसमें जो जो डायर था, माइकल डायर, उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में एक्चुअली सिंपल डायर होना चाहिए था, ना कि जनरल डायर, तो कोई बात नहीं। जो इसकी हत्या की गई वो की गई थी उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा, ठीक है। तो उधम सिंह ने इनको गोली मार दी, उसके बाद उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम है भगत सिंह, ठीक है। और भगत सिंह तो हम जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना। तो ये सब क्या है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, गरम दल से संबंधित जो नेता हैं वो है, मतलब लीडर्स थे, जो नेता नहीं, लीडर्स थे जो, वो हैं, ठीक है। और इन भगत सिंह की एक फेमस बुक भी है, वाई आई एम एथिक्स, ठीक है। ये एक बुक है इनकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई आई एम एथिक्स, एथिस्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर जो है, इनकी एक बुक रही है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो 1857 1857 की जो विद्रोह हुआ उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
ठीक है। और एक खुदीराम बोस जो हैं उन्होंने खुदीराम बोस जो इन्होंने किंग फोर्ड को क्या कर दिया था, मारा था। ठीक है। तो जो क्वेश्चन था आपका जनरल डायर को किसने मारा, वो थे उधम सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियर विच यूरोपियन कैपिटल वुड यू फाइंड द प्लेस ऑफ वर्सैलाई, वर्सैलाइस। ठीक है। वर्सैलाइस पैलेस जो है वो किस यूरोपियन देश के कैपिटल में देखने को मिलता है। देखिए ये क्या है, बहुत सारे देशों की कैपिटल्स है, लंदन यूके की कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, रोम इटली की कैपिटल, इस तरीके से है ना। तो जो ये मिलता है आपको देखने को कहाँ मिलता है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ठीक है। और इस टाइम पर एक ट्रीटी भी साइन हुई है वर्सैलाइस के अकॉर्डिंग, ट्रीटी ऑफ सॉरी वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस भी साइन हुई, कब हुई, 1919 के अंतर्गत। ठीक है। बिटवीन, देखिए 1919 में क्या था एक्चुअली, क्या है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन चल रही, वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था बेसिकली। ठीक है। इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, तो ये साइन हुई एक्सिस पावर के बीच में, एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में। अब देखिए एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब क्या थे, एक्सिस पावर के अंतर्गत देश आते थे। फिर एलाइड पावर आपका जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ब्राज़ील। ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी एलाइड पावर्स हैं। तो इनके बीच में जो ट्रीटी साइन हुई वो थी ट्रीटी ऑफ सॉरी वर्सियलिस। ठीक है। और ये कहाँ पर है, पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ठीक। अभी यहाँ पर एक रोम नाम दिया हुआ है, तो रोम में जो है किसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर रोम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ब्रसल्स में हेडक्वार्टर्स किसके हैं, यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर देखने को कहाँ मिलते हैं, ब्रसल्स के अंदर। ठीक है। तो ये थे आज के आपके SSC का जो सीरीज है, हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। और उससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और फॉरवर्ड भी करें अपने दोस्तों को। ठीक है। ताकि अगर जो पसंद आता तो लाइक ज़रूर करें, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे नए वीडियोस बनाने में भी हेल्प रहे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।